क्लास हमारी निक्षेप की स्टडी को लेकर होने वाली है। निक्षेप का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में निक्षेप का अनुबंध एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एक महत्वपूर्ण अनुबंध माना जाता है। यदि हम सामान्य भाषा में इसका अर्थ समझें तो निक्षेप का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, कुछ समय के लिए किसी को देना। निक्षेप हम अपनी रूटीन की लाइफ में करते ही रहते हैं, चाहे हमें अपने फ्रेंड से बुक लेनी है, चाहे पड़ोसी से कोई सामान कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए लेना है, चाहे हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में देनी है, या हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसे हम किसी दूसरे को प्रोसेसिंग करने के लिए देते हैं, तो ये जो सारे काम हम करते हैं ये निक्षेप के अनुबंध का ही एक पार्ट माने जाते हैं। ये सभी काम एक कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देते हैं जिसमें या तो हम अपनी वस्तु दूसरे को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अल्पकाल के लिए सौंप देते हैं, या हम दूसरे की वस्तु को लेते हैं और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है हम उस माल को वापस लौटा देते हैं। और इस तरह का जो लेन देन होता है, माल का हैंडओवर और टेकओवर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट निक्षेप का अनुबंध कहा जाता है। निक्षेप शब्द अंग्रेजी के बेलमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बेलर से हुई है। बेलर का मीनिंग टू डिलीवर करना होता है, सुपुर्दगी देना होता है, किसी वस्तु या माल को सौंप देना होता है। जब तक ऐसा माल या वस्तु सौंपी नहीं जाती, डिलीवर नहीं की जाती, तब तक बेलमेंट पूरा नहीं होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में धारा 148 सेक्शन 148 निक्षेप के अनुबंध को परिभाषित करता है। धारा 148 में ये कहा गया है कि अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द वन पर्सन टू another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailer, and the person to whom the goods delivers is called बेले। यानी जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को किसी उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल देता है या डिलीवर करता है या सुपुर्द करता है कि उस निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल की सुपुर्दगी देने वाले को माल वापस लौटा दिया जाएगा, या उसके पूरा हो जाने पर उस माल की सुपुर्दगी उसके अनुसार या निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो ऐसे अनुबंध को हम निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि निक्षेप का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अपना माल इस कंडीशन पर, इस शर्त पर देता है कि एक निश्चित उद्देश्य जिसके लिए वो माल लिया गया है, जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा वह उस माल को हमें वापस लौटा देगा, या उसके हमारे कहे के अनुसार उस माल की व्यवस्था कर देगा। तो ऐसा अनुबंध निक्षेप का अनुबंध कहलाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी माल देती है उसे हम बेलर कहते हैं, यानी निक्षेपकर्ता कहते हैं, और जिसे माल दिया जाता है उसे हम निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। हम इसके कई एग्जाम्पल हमारे रूटीन की लाइफ में देख सकते हैं, जैसे साइकिल का पंचर होना, या हमारी टू व्हीलर का पंचर होना, या हमारी कार को सर्विस के लिए जब हम मैकेनिक को देते हैं तो उस
आइटम को या उस माल को जितने दिन के लिए हम उसके पास छोड़ते हैं, उतने टाइम के बाद जब वो रिपेयरिंग पूरी हो जाती है या सर्विस पूरी हो जाती है, वह हमें हमारा माल लौटा देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो सेक्शन 148 में डिफ़ाइन किया गया है, यदि हम इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो हमें निक्षेप अनुबंध के कई आवश्यक तत्व दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इसका आवश्यक तत्व है वह है इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होना। निक्षेप का अनुबंध भी एक अनुबंध ही माना जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का अनुबंध है जिसमें एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व, यानी एक वैध अनुबंध में जितने लीगल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है वो सभी इसमें पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, बेलमेंट ऑफ गुड्स, माल का निक्षेप। निक्षेप के अनुबंध की ये शर्त होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ माल का निक्षेप ही किया जा सकता है। माल की परिभाषा में द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम में जो माल की परिभाषा दी गई है उसमें जिस वस्तु को माल कहा जाता है वह इस अनुबंध में भी माल की परिभाषा में ही आता है। यदि हम सामान्य भाषा की बात करें तो यहाँ गुड्स से मतलब गुड्स का मीनिंग मूवेबल प्रॉपर्टी से होता है, चल माल से होता है, जिसे आसानी से यहाँ से वहाँ हम ला सकते हैं या ले जा सकते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। इसमें माल का हस्तांतरण होना जरूरी है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी को माल का हस्तांतरण होना ज़रूरी है। यदि इसमें माल का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, माल पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को डिलीवर नहीं किया जाता है, तो उसे हम बेलमेंट नहीं कहेंगे। इस संबंध में एक केस है, ओरेजन वर्सेस निकोलस एंड कालिया पेरुमल वर्सेस विशालक्ष्मी अची का मामला। जहाँ तक कालिया पेरुमल वर्सेस विशालक्ष्मी अची का मामला है, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो विशालक्ष्मी अची है वह कुछ गहने बनवाने के लिए कालिया पेरुमल को देती है। वह रोज़ वहाँ जाती है और जितने गहने बने हुए होते हैं उसको एक बॉक्स में बंद करती हैं और उस बॉक्स की चाबी वो अपने पास रखती हैं। इस चाबी का पोजीशन विशालक्ष्मी के पास ही होता है और एक दिन वो गहने चोरी हो जाते हैं, तो विशालक्ष्मी कालिया पेरुमल पर क्लेम करती हैं कि उस गहनों का जितना पैसा था उसकी भरपाई उसे की जाए। लेकिन यहाँ पर डिसीज़न ये दिया गया कि उस बॉक्स पर अभी भी अधिकार किसका था? विशालक्ष्मी अची का था। उसने कालिया पेरुमल को उसका अधिकार दिया ही नहीं था, इसलिए इसे बेलमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट एसेंशियल एलिमेंट्स में रहेगा सर्टेन पर्पस का। सेक्शन 148 हमें क्लियरली ये बताता है कि माल की जो सुपुर्दगी की जाती है वह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही की जाती है और उस विशिष्ट उद्देश्य के पूरा होने पर माल वापस कर दिया जाता है। तो बेलमेंट का पर्पस होना चाहिए, चाहे माल आप रूप परिवर्तन के लिए दे रहे हैं या माल आप मरम्मत करने के लिए दे रहे हैं या माल की सुरक्षा के लिए आप माल सौंप रहे हैं या किसी को उपयोग करने के लिए दे रहे हैं, तो देयर आर सम पर्पसेस ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेरी पर्पस। पर्पस होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा पर्पस टेम्परेरी पर्पस ही होना चाहिए, परमानेंट पर्पस नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए ही माल दिया जाता है और उसके बाद उसे वापस ले लिया जाता है, यानी अस्थायी उद्देश्य भी इसका एक आवश्यक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। हमने कहा सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग इसमें माल की डिलीवरी होनी जरूरी है। माल एक पार्टी से दूसरी पार्टी को या एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को डिलीवर होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र होते हैं। ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने का मतलब या तो हमने माल का सेल कर दिया है यानी उसका विक्रय कर दिया है, या माल हमने किसी को गिफ्ट में दे दिया है या उसे चैरिटी में दे दिया है, जो परमानेंट पार्टी के पास चला जाता है, टेम्परेरी नहीं जाता है। इसलिए निक्षेप में
ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अधिकार का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ गुड्स, माल की वापसी। जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है, जो भी माल का ग्रहण करने वाला है, यानी जो निक्षेप ग्रहीता है, जो बेली है, जिसको माल दिया गया है, वह उस माल को वापस करेगा। जैसे हम किसी टेंट हाउस से कुछ सामान उपयोग करने के लिए किराए पर लेकर आते हैं, जैसे ही हमारा काम हो जाता है, हम उस माल को वापस कर देते हैं। तो बेलमेंट में जिस तरह से माल की डिलीवरी एक कंडीशन रहती है, ठीक उसी तरह से बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वह उस माल को वापस करे। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन गुड्स। बेलमेंट में जब माल बेलर से बेली को जाता है, यानी माल देने वाला जब माल लेने वाले को देता है, उस माल का रूप बदलने के लिए या कुछ प्रोसेसिंग उस पर करने के लिए, तो इसे भी हम बेलमेंट में ही मानते हैं। जैसे हम ग्रेन पिसवाने के लिए देते हैं, चाहे हमने गेहूं दिया है, चाहे हमने बाजरा दिया है, चाहे हमने कुछ ऐसे मसाले दिए हैं जो मिल वाला हमें पीस करके देगा, उसकी प्रोसेसिंग करके देगा, तो इसे भी हम बेलमेंट में ही शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। निक्षेप का अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं माना जाता है। क्षतिपूर्ति के अनुबंध और बेलमेंट के अनुबंध दोनों में ही अंतर है, दोनों की ही अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। निक्षेप के अनुबंध में जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को माल को सेफ रखने के लिए सौंपती है, लेकिन ये ध्यान भी रखना होता है कि यदि माल सावधानी के बाद भी खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो निक्षेप ग्रहीता क्षतिपूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसी तरह से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उस केस में भी उसका कोई दायित्व नहीं रहता है, लेकिन क्षतिपूर्ति के अनुबंधों में इस तरह के दायित्व आ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक इज़ नॉट बेलमेंट। बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं माना जाता है। बैंक में जमा धन को हम निक्षेप नहीं कह सकते हैं। इसका कारण है कि हम पैसे को, रुपए को या मनी को माल की परिभाषा में शामिल नहीं करते हैं। हमारी ये एक बेसिक आधारभूत शर्त ये है कि बेलमेंट उसी का होगा जो माल होगा, क्योंकि मनी माल में आती ही नहीं है। यह सिर्फ माल को परचेज करने और सेल करने का एक माध्यम है, एक मोड हो सकती है। इसके साथ ही एक बेसिक कंडीशन बेलमेंट की ये है कि जो माल दिया जाता है हमें वही माल वापस लेना होता है, जबकि बैंक में जो पैसा हम जमा करवाते हैं वह हमें उसी फॉर्म में वापस नहीं मिलता है। जो पैसा हमने दे दिया है वह तो सर्कुलेट हो जाता है। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, बैंक में जमा धन हम जब वापस लेने के लिए जाते हैं, तो हमें वही मनी वापस नहीं मिलती है। इसलिए मनी डिपॉजिटेड इन बैंक इज़ नॉट बेलमेंट कही जाती है। बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं माना जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि निक्षेप का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें चल माल के अधिकार का हस्तांतरण एक पार्टी से दूसरी पार्टी को किया जाता है। जो पार्टी माल डिलीवर करती है, माल सौंपती है, उसे हम बेलर कहते हैं। जो पार्टी इस माल को लेती है, उसे ग्रहण करती है, उसे हम निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। इसमें माल एक स्पेशल पर्पस से दिया जाता है। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है, वो माल वापस ले लिया जाता है।